Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 4 के लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होगा और आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। और इन केस अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 30. Find disability. What are the various types of disabilities? What are the types of discrimination faced by the disabled? Now सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। Disability is any restriction or lack of ability to perform an activity in manner or within the range considered normal for a human being. Disability means lack of ability कि कोई भी चीज़ आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, कोई भी ऐसी नॉर्मल एक्टिविटी जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, आपको वो चीज़ करने में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन महसूस होगी। इसी चीज़ को डिसेबिलिटी कहते हैं। लीगली डिसेबिलिटी इज़ अ परमानेंट इंजरी टू द बॉडी। और लीगली अगर कानूनी तौर पे हम देखें तो डिसेबिलिटी क्या है? एक परमानेंट इंजरी, यानी आपके बॉडी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंजर्ड हुई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है, फॉर विच द पर्सन शुड और शुड नॉट बी कंपनसेटेड। तो वो चीज़ कभी भी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी मेडिकली भी। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि डिसेबल पर्सन है, वो अपनी काम जो है वो प्रॉपरली एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कर सकते हैं। तो आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। 5 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। दिस मीन्स अ पर्सन इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद मूविंग, कि पर्सन जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, ना अपने आप को ना ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह। सच इनएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ आइदर बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स और नर्व्स। अब ये जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसमें इंसान खुद या किसी चीज़ को मूव नहीं कर पा रहा है, ये हो सकता है उसकी कोई बोन या कोई जॉइंट या मसल जो है या नर्व्स है वो डैमेज्ड है या इंजर्ड है। इसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। सेकंड है स्पीच डिसेबिलिटी। पर्सन हु कैन नॉट स्पीक लिमिटेड वर्ड्स और विद लॉस ऑफ वॉइस और विद स्टेमरिंग वॉइस आर क्लासिफाइड एज बीइंग स्पीच डिसेबल्ड। सो स्पीच डिसेबिलिटी का मतलब जब पर्सन प्रॉपरली बोल नहीं पाते या फिर लिमिटेड वर्ड्स ही बोल पाते हैं, या वो जो वॉइस है वो उनकी प्रॉपरली जो है वो निकल नहीं पाती है, वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या फिर अटक अटक कर बोलते हैं किसी वर्ड्स को। तो ये सारी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं ये स्पीच डिसेबिलिटी में कवर होती हैं। थर्ड है विजुअल डिसेबिलिटी। दिस मीन्स अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, कि प्रॉपरली जो पर्सन है वो नहीं देख सकते हैं। फिर सेकंड है विजुअल acuity not exceeding 660 or 20/200 in a better eye with करेक्टिव लेंस। सो यहाँ पर ये करेक्टिव मेजर्स हैं कि अगर कोई पर्सन 660 से एक्सीड जाकर नहीं देख सकता या 20/200 के बीच में, ये स्केल होता है जिसमें एक नॉर्मल पर्सन एक पर्टिकुलर रेंज में देख सकते हैं। चीज़ जो है अगर करेक्टिव लेंसेज से भी ठीक नहीं हो पा रही है देन उस पर्सन को विजुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। सी पार्ट है लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स, कि कोई पर्सन जो है 20 डिग्री के जो एंगल से है उतना भी नहीं देख पा रहा है तो उसको भी हम विजुअल डिसेबिलिटी में ही इंक्लूड करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हियरिंग डिसेबिलिटी। दिस मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ 70 डेसिबल एंड अबव इन बेटर ईयर और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग इन बोथ द ईयर्स। तो हियरिंग डिसेबिलिटी में जब प्रॉपरली पर्सन सुन नहीं सकते हैं तो 70 डेसिबल और उससे ज़्यादा की जो वॉइस है, और ये टोटल लॉस ऑफ हियरिंग जो है उसमें भी ऐसा होता है। तो एक तो होता है कि कम सुनाई देना जो 70 डेसिबल एंड अबव है, और दूसरा जिसमें कम्प्लीटली नहीं सुनाई देता है। पॉइंट है आपका मेंटल रिटार्डेशन। दिस मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन विच इज़ स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, कि जिसका ब्रेन या फिर जो किसी पर्सन का जो माइंड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया टाइम के साथ, उस पर्सन को मेंटली रिटार्डेड पर्सन कहेंगे, जिसकी इंटेलिजेंस जो है वो सब नॉर्मल लेवल की है, जो नॉर्मल पर्सन की होती है उतनी इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन रिट्रीब्यूशन टू डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर सिर्फ आपने वही लाइंस रीड करनी है जो मैंने अंडरलाइन की हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो दैट्स टोटली योर चॉइस।
There is a belief in divine punishment in all religions, and people tend to accept the condition of disablement as something they deserve. अब बहुत सारे धर्मों में ऐसा मानते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो पर्सन को पनिशमेंट के तौर पे मिली है भगवान की तरफ से. ज़्यादातर ये माना जाता है, ये एंशियंट कह सकते हो कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी से रिलेटेड. दिस पनिशमेंट इज़ प्रिज्यूम टू बी मेटेड आउट फॉर देयर सिनफुल एक्ट, कि उन्होंने कोई सिनफुल एक्ट, कोई पाप किया है जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें ऐसा भगवान ने बना के भेजा है और वो चीज़ के लिए वो लोग सफ़र कर रहे हैं. वन कैन ओवरकम द रिजल्टेंट सफरिंग बाय इंगेजिंग इन मॉरली राइट बिहेवियर. तो कैसे कोई अपनी इस चीज़ से मुक्त हो सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है, अपनी सफरिंग को कम कर सकता है अच्छे कर्म कर कर. मॉरली राइट बिहेवियर. The other prevalent notion is that God inflicts suffering on the good people to test their inner strength. और साथ के साथ एक दूसरा नोशन भी है कि गॉड ने सिर्फ उन लोगों को सफरिंग्स दी हैं जो अच्छे लोग हैं, ताकि उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको चेक कर पाए, उसको टेस्ट कर पाए कि वो कितने एबल हैं, कि वो वर्स से वर्स कंडीशन में जो भगवान पर उनका बिलीफ है वो कितना बना रहता है. तो अलग अलग यहाँ पर नोशंस हैं रिलेटेड टू डिसेबिलिटी. नेक्स्ट आपकी लाइन्स है, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैव प्रोवाइडेड इलैबोरेटेड commentaries on why do people suffer. The theory of karma is propounded to explain all kinds of suffering. So हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी बहुत बार ये लिखा गया है कि क्यों लोग इतना सफ़र करते हैं, क्यों उनको इतनी डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे कर्मा थ्योरी है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उस चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे हो. नेक्स्ट आपकी लाइन्स है, द शेल्टर होम्स बिल्ट बाय benevolent kings and nobles were for the benefit of all those who had no other place to go. तो पहले के टाइम में जितने भी किंग वगैरह हुआ करते थे वो क्या करते थे कि शेल्टर होम बनाते थे जितने भी डिसेबल लोग हैं, ताकि उनको एक जगह मिल जाए रहने के लिए. जो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है एटलीस्ट वो लोग उनके लिए कुछ भला कर सके. तो टाइम टू टाइम जो नोशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज हुए हैं डिसेबिलिटी को लेकर. आपकी हेडिंग है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड इन इंडिया. द पीपल विद डिसेबिलिटीज फेस मेनी ऑब्स्टेकल्स इन देयर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. जितने भी डिसेबल लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं सो दैट उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके सोसाइटी में. फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स ट्रीटिंग पीपल लेस फेवरेबल देन द अदर्स. अब डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उन लोगों को फील करवाते हो कि वो लोग जो है वो लेस फेवरेबल है बाकी नॉर्मल पर्सनस के कंपैरिजन में. एग्जाम्पल, रिफ्यूज टू हायर अ डिसेबल पर्सन ऑन द प्रेमाइस दैट देयर डिसेबिलिटी वुड इंटरफेयर विद वर्क. तो किसी भी पर्सन को काम पर रखते वक्त ये चीज़ चेक की जाती है कि कहीं वो पर्सन डिसेबल तो नहीं है. अगर वो डिसेबल पर्सन है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब जो है प्रोवाइड नहीं की जाती. सेकेंड है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स इम्पोजिंग अ रिक्वायरमेंट और कंडीशन फॉर अ जॉब, फैसिलिटी और सर्विस विच मेक इट हार्डर फॉर द डिसेबल पीपल टू गेन एक्सेस टू इट. इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं और ये लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली उनको ये नहीं बोला जाता कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आप डिसेबल हो. कुछ सेटअप, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी उनसे रखी जाती हैं, कंडीशंस ऐसी उनके सामने पेश की जाती हैं कि वो खुद ही मना करते, कि उनको लगे कि हम लोग इस जॉब के लिए बने ही नहीं हैं और हम यहाँ पर फिट नहीं हो पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. तो ये होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. फिर थर्ड है आपका अनइक्वल बर्डन विच मीन्स फेलिंग टू टेक रीजनेबल स्टेप टू रिमूव बैरियर्स इन द सोशल एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट डिसेबल पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इक्वली. पे गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है कोई भी रीजनेबल स्टेप लेने के लिए, ताकि जो भी सोशल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है जिसमें डिसेबल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उन लोगों पे अनइक्वल बर्डन आता जा रहा है. फाइनेंशियली वो लोग जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अलावा वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं. तो एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं आने की वजह से ये जो सोशल एनवायरनमेंट है इसके अंदर उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हर एक जगह पर. पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू एजुकेशन. डिसेबल पीपल हैव बीन एट डिसएडवांटेज इन रिगार्ड टू एजुकेशन. Children living with disability are around 4 to 5 times less likely to be in school than children from scheduled tribe and scheduled caste. हम बहुत बार ये बात इंडिया में करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो प्रॉपरली एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, बट कहीं भी हम ये डिसेबल लोगों के लिए बहुत कम डिबेट्स और डिस्कशंस होते देखते हैं इंडिया में. तो यानी कि जो डिसेबल लोग हैं वो अभी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं, उनके एजुकेशन के बारे में कोई इतने मेजर स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं. तो जितना कम परसेंटेज है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के चिल्ड्रन का स्कूल के जाने का, उससे 4 से 5 गुना कम
जो रेट है इंडिया में वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस का है और उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री हैव नो असेसिबिलिटी फीचर्स। तो ज़्यादातर स्कूल जो इंडिया में हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इनके लिए प्रॉपर असेसिबिलिटी थिंग्स नहीं बना रखी, लाइक रैम्प वगैरह नहीं बना रखे हैं। उसके अलावा जो डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स होते हैं वो इनके लिए नहीं बने हैं। इवन जो हमारे कंट्री की टॉप इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो नॉट असेसिबल टू स्टूडेंट्स विद डिसेबल। तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इस फील्ड में, इस कॉन्सेप्ट को लेके काफ़ी निगलेक्टेंट है। अभी तक मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए हैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्कफोर्स। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ पर्टिकुलरली एविडेंट इन द वर्कफोर्स। ऑफिसेज में भी इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो एटीट्यूड होता है बाकी कलीग्स का इनके साथ, या इनके जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेटरी रहते हैं। द लॉ ऑन एम्प्लॉयमेंट फॉर PWD इट प्रोवाइड्स फॉर 3% रिजर्वेशन इन आइडेंटिफाइड पोस्ट इन द गवर्नमेंट रिमेन्स इनइफेक्टिव। गवर्नमेंट ने PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर 3% सीट्स रिजर्व की हैं जो कि डिसेबल लोगों के लिए रहेंगी। ये भी इनइफेक्टिव है, इससे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं हो पा रही है डिसेबल लोगों की। अगर उनको जॉब भी मिल जाती है तो वहाँ पर जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनके लिए होनी चाहिए, जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर दूसरों का उनके प्रति होना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। मैनी states have not been completed the process of identifying these posts in their services. इवन स्टेट लेवल पर भी अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेट्स को बोल दिया कि आप जो है सीट्स रिजर्व रखो डिसेबल लोगों के लिए, बट कुछ स्टेट्स ने तो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं कि कितने परसेंट और कितने पोस्ट जो है उन्होंने रिजर्व रखनी है इन लोगों के लिए। सो बेसिकली सरकारें जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं इस चीज़ को लेके। द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द गैप इन एम्प्लॉयमेंट बिटवीन डिसेबल पीपल एंड द नॉन डिसेबल पीपल। तो टाइम के साथ जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जितने भी डिसेबल लोग हैं और नॉन डिसेबल लोग हैं। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखा जाए कि जितनी भी सीट्स रिजर्व की हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं प्रॉपरली, वहाँ पर उन लोगों को जॉब मिल भी रही है। अगर जॉब मिल रही है तो क्या उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तो फेस नहीं वो कर रहे हैं वहाँ पर। अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मेजर स्टेप सरकार को लेने चाहिए। सो ये एक मेजर कंसर्न है। टाइम के साथ अगर गवर्नमेंट इस पर स्टेप नहीं लेती है तो ये एक ह्यूज प्लंडर जो है वो गवर्नमेंट के सामने बन सकता है, क्योंकि डिसेबल लोग अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो देन इट बिकम्स द बर्डन ऑन द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है इनअसेसिबिलिटी टू पब्लिक प्लेसेस। नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट मोस्ट पब्लिक प्लेसेस टू आर इनअसेसिबल टू द डिसेबल्ड। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ही बात नहीं है कि वहाँ पर इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, बल्कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी प्रॉपर चीज़ें सरकार ने नहीं बनाई हैं इनके लिए। जैसे शॉपिंग मॉल्स, पार्क, रोड्स, पेवमेंट्स, वहाँ पर कोई भी रैम्प्स नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर जिस तरीके से जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं। वाइल डेवलप्ड कंट्रीज आर स्टिल वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग असेसिबिलिटी इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में असेसिबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर दी है। सम बेसिक फीचर्स सच एज मेकिंग ऑल प्लेसेस व्हील चेयर असेसिबल, कि हर जगह व्हील चेयर जो है वो पहुंच सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने रैम्प बनाने स्टार्ट किए हैं। टेक्टाइल पेविंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। सो उसके अलावा टेक्टाइल पेविंग बनाई है सो दैट जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस एट शॉपिंग सेंटर्स एंड लो फ्लोर बसेस, कि जो बसेस हैं उनका फ्लोर थोड़ा डाउन रहे ताकि उनको वहाँ पर मूव करने में ईजी रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को वर्क करना है। दैट इज़ वाई जो दूसरे लोगों का एटीट्यूड है इन लोगों के खिलाफ वो भी थोड़ा सा रूड रहता है। वो लोग इनके लिए कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, कोई सिंपैथाइज्ड एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ही कोई स्टेप नहीं ले रही है इन लोगों की मदद करने के लिए। हर जगह इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप पेन में लिख सकते हो, और इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। Question number 31. Explain the concept of disability. What are the various schemes and provisions for improving the status of disabled in India?
सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपका एज इट इज़ सेम रहने वाला है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 30 में किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका डिसेबिलिटी पर ही बेस्ड था। इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी कम लगेगी तो आप इसमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी। देन उसके बाद आपकी यहाँ पर हेडिंग आएगी स्कीम्स एंड कंसेशंस फॉर डिसेबल्ड। फर्स्ट स्कीम है आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड अमेंडमेंट्स इन द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 एंड कॉल्ड एम्प्लॉयज़ पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 99। सो गवर्नमेंट ने पहली बार इनके लिए जो प्रोविडेंट फंड है यानी कि फ़ी कंसेशंस या और कोई जो स्कीम्स हैं वो स्टार्ट की थी इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, वो 95 में स्टार्ट की थी। देन उसमें कुछ चेंजेस करके गवर्नमेंट ने दोबारा 99 में एक स्कीम स्टार्ट की, एंड उसमें बहुत सारी जो फंड्स हैं इन लोगों को दिए जाते हैं टाइम टू टाइम सो दैट ये कंट्री में डेवलप हो सके। नेक्स्ट स्कीम है इनकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीवन विश्वास। LIC has introduced a new plan, Jeevan Vishwas, for the benefit of the physically mentally handicapped dependents. तो LIC ने भी एक न्यू प्लान स्टार्ट किया जिसका नाम है जीवन विश्वास, जिसमें जितने भी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट्स हैं उन लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम ऑफ सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल। फिजिकली हैंडीकैप्ड ओनर्स ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल ग्रांटेड एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ रोड टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप जो ओनर होंगे किसी भी मोटर व्हीकल के, उन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनसे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट है, वो उनसे टैक्स नहीं लेंगे। सो उसके अलावा बहुत सारे जो पेट्रोल स्कीम्स होती हैं उसमें भी उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है होटल डिस्काउंट। मैनी होटल्स में हैव ऑलरेडी गोट द रैम्प्स मेड एंड अदर्स टू विल सून फॉलो। बहुत सारे होटल्स में भी इन्हें डिस्काउंट दिए जाते हैं, इनके लिए फैसिलिटीज़ बननी स्टार्ट हो गई हैं, रैम्प्स बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स होते हैं वो बनाए गए हैं होटल्स में। अ डिसीजन हैज़ ऑल्सो बीन टेकन दैट एटलीस्ट वन रूम इन एवरी 50 रूम शुड बी मेड एसेसिबल एंड डिसेबल फ्रेंडली। और साथ के साथ ये डिसीजन भी लिया गया है कहीं ना कहीं एक रूम हर होटल में 50 रूम्स में ऐसा एक कमरा होगा जो डिसेबल लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया होगा और बनाया होगा। सो होटल्स में भी इनको बहुत सारे डिस्काउंट्स और कंसेशंस मिलते हैं। आपका पॉइंट है कंसेशन ऑन रेलवेज। रेलवेज अलाउ डिसेबल पर्सन टू ट्रेवल एट कंसेशन फेयर्स अप टू 75% इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो रेलवेज पे भी डिसेबल पर्सन को डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, कंसेशंस दिए जाते हैं। 75% जो फेयर्स है इनके कम लगते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल पर्सन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एयर ट्रेवल कंसेशन। इंडियन एयरलाइंस अलाउ 50% कंसेशन फेयर्स टू ब्लाइंड पर्सन ऑन सिंगल जर्नीज। इंडियन एयरलाइंस में भी इनको 50% कंसेशंस दिए जाते हैं जो भी ब्लाइंड पर्सन है। ये सिंगल जर्नीज पे एप्लीकेबल होते हैं, मींस वन साइड डेस्टिनेशन जो होती है उस पर आपको फी कंसेशन मिलते हैं जो भी ब्लाइंड पर्सन होता है। पॉइंट है कस्टम्स एंड एक्साइज। जो भी डिसेबल लोगों का सामान रहता है एजुकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, जो स्कूल्स में अवेलेबल करवाया जाता है, या ऑडियो कैसेट्स होते हैं, ब्रेली पेपर होता है जो ब्लाइंड लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, जो भी इन लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है इन पर टैक्सेस नहीं लगाती हैं ऐसे मटेरियल पे। इवन कोई ऐसा मटेरियल जो गवर्नमेंट बाहर से दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करके मंगवा रही है और इन लोगों को प्रोवाइड कर रही है, ऐसी चीज़ों पर भी कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवार्ड ऑफ डीलरशिप बाय ऑयल कंपनीज। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज रिजर्व 7.5% ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डीलरशिप एजेंसीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड पर्सनस। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज ने 7.5% सीट्स की जो डीलरशिप है, मींस जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसकी डीलरशिप ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रखी हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो ब्लाइंड पर्सनस हैं, सो दैट दे कैन डेवलप, दे कैन बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर, और वो दूसरों लोगों को भी इंस्पायर्ड करें, मोटिवेट करें ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो इसीलिए ऑयल कंपनीज में भी 7.5% की जो डीलरशिप होती है वो इन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। All orphanages, homes for the women, persons with physically handicaps
as well as the institutions working for the welfare of the handicapped are given loans and advances at a very low rate of interest, 4%. जितने भी बैंक्स होते हैं वो ऑर्फनेजेस और जो भी होम्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाते हैं हैंडीकैप लोगों के लिए, उन लोगों को वेलफेयर के लिए बहुत कम इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एडवांस प्रोवाइड करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो गिव fee concession facilities such as reservation in jobs, scholarship, old age pension, free travel in buses, etc. जितनी भी गवर्नमेंट्स है, चाहे लोकल लेवल की हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, सारी सरकारें यही कोशिश करती हैं कि जितना हो सके वो डिसेबल लोगों तक अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और वो भी इक्वली डेवलप हो सके सोसाइटी में और कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है लेजिस्लेशन ऑन डिसेबिलिटीज इन इंडिया. अराउंड 12% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड विच इज अनएबल टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. अराउंड 12% कंट्री की पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, वो बिना किसी की मदद या गाइडेंस के अपनी केयर नहीं कर सकते हैं. दे आर एंटाइटल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम recognized under the directive principles of Article 14, 45, 46, 47 of the Constitution. तो गवर्नमेंट ने उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए, उन्हें फ्रीडम देने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस और आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं दैट उनका भी वेलफेयर हो सके, वो डेवलप कर सके टाइम के साथ और उनके भी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रख सके, उन्हें सोशल जस्टिस मिले और कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशंस यानी कानून बनाए हैं डिसेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में. फर्स्ट पॉइंट है आपका मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. दिस एक्ट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, साइकाइट्रिक नर्सिंग होम्स, ट्रीटमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ साइकाइट्रिक डिसेबल्ड पर्सन. सो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जितना हो सके हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं सो दैट जो ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिसेबल है, रिटार्डेड हैं, लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सके एंड उनको कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके ऐसे लोगों को सोसाइटी में. सो पूरी कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की. नेक्स्ट आपका एक्ट है RCI एक्ट 1992. The Parliament enacted Rehabilitation Council of India Act in 1992. So इस एक्ट का नाम है Rehabilitation Council of India Act. शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको ये पूछा जा सकता है. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे डिसेबल लोग जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उन लोगों को नए स्किल्स सिखाए जाए सो दैट वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए. सेकेंड पॉइंट है to bring about standardization of training courses for professional dealing with person with disability. जो ऐसे लोग जो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए और वो लोग डिसेबल पर्सन को एक प्रॉपर कोर्स करवाए सो दैट वो कोई नई स्किल सीख सके. नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कि हर डिसेबल के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए. उसके अलावा जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशंस हैं उनसे उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उन्हें सिखानी चाहिए ये सारे स्किल्स और नए जॉब्स के बारे में बताना चाहिए. हो सकता है उनका कोई इंटरेस्ट हो किसी प्रोफेशन में ताकि आगे जाकर वो उसको एज अ करियर ले सके काम को और अपना जो है लाइफ सस्टेन कर सकें. नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू रेगुलेट दी स्टैंडर्ड्स इन ऑल द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री. गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी इन ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए और ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्मली फॉलो किए जाने चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी एक या दो इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है और बाकियों में निगलेक्ट किया जा रहा है रूल्स रेगुलेशन को. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए सरकार जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाए ताकि हर कोई इंस्टीट्यूशन इसको फॉलो करे. उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा डिसेबल पर्सन है जो फॉरेन कंट्री या यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कर रहा है तो सरकार भी उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करे. नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन. गवर्नमेंट को रिसर्च जो है वो प्रमोट करनी चाहिए सो दैट वो साइंटिफिक स्किल्स सीख सकें. नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी. गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डाटा कलेक्ट करते रहना चाहिए, उनसे बात करके ये पूछते रहना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है सो दैट उनके लिए लॉज और पॉलिसीज़ बनाकर उनकी कंडीशन को और इम्प्रूव किया जा सके. तो सरकार को जो है रेगुलरली इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए कि उनकी कितनी ट्रेनिंग हो रही है, कितने वो लोग एजुकेट हो रहे हैं, कहीं उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा है. तो इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास रेगुलरली आनी चाहिए. लास्ट पॉइंट है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995.
This law provides for recognition by the state of the rights of person with disabilities to enjoy equality of opportunity and full participation in national life. So इस law के according जितने भी disabled person हैं उनको equal opportunities मिलनी चाहिए और वो properly participate कर सके जितनी भी उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं, स्कूल लेवल पर हो रही हैं और किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो रही हैं, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एंड कवर्स एस्पेक्ट्स लाइक प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. जो लॉ है ये बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, किस तरीके से जो डिसेबल पर्सन है उन्हें प्रिवेंट करना है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो अर्ली इंटरवेंशन, पहले ही उसके लिए स्टेप लेना है. गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट कर कर उस पर प्रॉपरली पॉलिसी बनानी है. उन लोगों को एजुकेट करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, आईटी में उन्हें सिक्योर फील करवाना है और जितने भी हाई कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करना है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे ये चेक कर सके कि जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ कोई भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो प्रॉपरली डेवलप हो सके. सो ये सारे एक्ट जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है इम्प्लीमेंट किए थे इंडिया में सो दैट डिसेबल लोग जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप हों, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके. एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.